आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्ट। और ग्राउंड रिपोर्ट में हम सबसे पहले रिपोर्ट कोविड के अमवात की ही करेंगे। आज भी कोई राहत की सांस अब तक दिखाई नहीं दी है और कहा यही जाता है कि अभी और लड़ाई लड़नी है। आज सुबह सुबह मौत की खबर आई कोविड के हवाले से और यही बताया गया कि दुर्गमूला का 70 साल शख्स, दुर्गमूला कुपवाड़ा का, श्रीनगर के अस्पताल में कोविड की लड़ाई लड़ते लड़ते जिंदगी हार बैठा है। और फिर खबर आई कि 50 से 55 साल की उम्र की खातून पापोर की रहने वाली और वो भी कोविड का शिकार हुई है। फिर फौरन खबर ये भी आई कि बडगाम के खंदा इलाके का पुलिस एहलकार, सब इंस्पेक्टर जम्मू कश्मीर पुलिस का, और जिसकी उम्र लगभग 50 साल बताई गई, वो भी कोविड की लड़ाई लड़ते लड़ते ज़िंदगी की जंग हार बैठा। और उसके बाद कमरवारी से खबर भी आई कि कमरवारी का 60 साल शख्स कोविड की लड़ाई हार गया है। और पंजीनारा का एक शख्स जिसकी उम्र लगभग 70 साल बताई गई, वो भी कोविड की लड़ाई लड़ते लड़ते ज़िंदगी की जंग हार बैठा। और फिर शहर श्रीनगर के रहनावारी इलाके के एक शख्स के मरने की खबर भी आई। यही बताया गया कि 55 साल खातून, और यह खातून कोविड की लड़ाई में हार बैठी है। जम्मू के शक्ति नगर इलाके से भी एक खबर आई है कि वहाँ भी एक करीबन 55 साल शख्स कोविड की लड़ाई हार बैठा है। 300 की तादाद पहले ही पार हो चुकी है। जम्मू में भी 20 से ऊपर अमवात हो चुके हैं। 20,000 के करीब पॉजिटिव केसेस पहुंच चुके हैं और कश्मीर के अस्पतालों में जगह नहीं है, वेंटिलेटर्स तो हैं नहीं और लोग परेशान हैं। कई इलाकों से लगातार आज भी बताया जाता है कि पॉजिटिव केसेस जो हैं वो घरों में हैं। और कल ही सरकार ने एक ऑर्डर निकाला है कि पॉजिटिव केसेस जिनके पास सिम्टम्स नहीं होंगे उनको घर में ही आइसोलेशन में रखा जाएगा। शराइत कुछ रखी गई हैं और पहली शर्त यह है कि अलग कमरा होना चाहिए और उसके साथ साथ मोबाइल ऐप पे बाज़ाब्ता पे आरोग्य सेतु का एप्लीकेशन डाउनलोड होना चाहिए और उसके साथ दरवाजे पे रखा जाए, लिखा जाएगा, बड़े हरफों में लिखा जाएगा कि इस घर में एक कोविड पेशेंट है। ये वो शुरुआत सरकार की, क्योंकि बड़ी देर बाद, पहले से ही लोग कहते थे कि ये फैसला होना चाहिए था, लेकिन कल शाम गए ये फैसला हुआ है। लेकिन आज भी कई इलाकों से या कई लोगों ने हमें फ़ोन करके बताया कि सरकार ने तो हुक्मनामा जारी किया कि जिनके सिम्टम्स नहीं हैं वो घरों में रह सकते हैं, उनको घरों में रखा जाएगा, लेकिन हो नहीं रहा है। बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों से बताया गया कि न जाने बडगाम की इंतज़ामिया किन वजूहात की बिना पर हर उस शख्स को क्वारंटीन भर लेती है जिसके पास सिम्टम्स ही नहीं होते हैं, जो तंदुरुस्त होता है, तवाना होता है। लेकिन फिर भी बडगाम के ही एक करीबन 14 साल के बच्चे, जिसने हमें फ़ोन करके बताया कि उसकी 7 साल 7th क्लास का वो स्टूडेंट है और उसको क्वारंटीन में रखा गया है एक यहाँ के एक प्राइवेट ट्यूशन सेंटर में, इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे उसे क्वारंटीन सेंटर रखा गया है। और उसने हमें यही याद दिलाने की कोशिश की कि सरकार का हुक्मनामा अगर है तो फिर उसको क्यों क्वारंटीन सेंटर में रखा है। और उसने बताया कि उस क्वारंटीन सेंटर में, उस आइसोलेशन सेंटर में उसे खदशा है कि वो और ज़्यादा बीमार होगा, क्योंकि वो दिमागी तौर पे अब बीमार हो चुका है। लगातार उससे एक मेंटल डिस्ट्रेस से सामना करना पड़ता है। वहाँ कोई डॉक्टर उसको नहीं देखता है, वहाँ कोई उससे बात करने वाला नहीं है। ये हमें श्रीनगर बडगाम के इलाके के एक शख्स ने, कनीपुरा के एक बच्चे ने बताया, जिसने अपनी उम्र हमें 14 साल के करीब बताई और बताया कि वो डॉक्टर से बार बार गुजारिश करता है लेकिन डॉक्टर उससे खुंदक से पेश आता है। तो हमारे तिबी अमले के उन डॉक्टरों से गुजारिश जो इस वक्त कोविड सेंटर्स में ड्यूटी पर हैं कि कम से कम बच्चों के साथ इंसाफ कीजिए। बच्चों के साथ जो बिहेव किया जा रहा है वो नहीं कीजिएगा। और अगर बिहेव की बात करें तो हमारे यहाँ इस कोविड ने सबका बिहेव बदल के रखा है, वरना शहर में ये सूरत हाल नहीं होती। शहर में कोविड है, शहर में ख़तरा है, ईद दोबारा आएगी, लेकिन ये कोविड ईद से पहले हमें नाउमीद न कर दे, ये शायद किसी को नज़र नहीं आता है। शहर श्रीनगर में कल जो भीड़ थी, खरीदारी के नाम पे जो लोग बाहर निकले थे, वो साफ ये बताना और जताना चाहते थे कि उन्हें किसी का कोई ख़तरा नहीं है। माना ज़िंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन ऊपर वाले ने अक्ल भी दी है और उस अक्ल का इस्तेमाल करते हुए मौत से दूर भी रहा जा सकता है। लेकिन आ बैल मुझे मार की तरह वादी कश्मीर में बहुत से लोग बाज़ारों में घूमते हैं, जेब में पैसा नहीं है, ख़रीदारी के नाम पे दुकान दुकान घूमते हैं, ख़रीदारी कर नहीं पाते हैं, लेकिन घूमते ज़रूर हैं। बाज़ार में रश ऐसा ही करते हैं और इसी रश के दौरान ख़तरा बहुत ज़्यादा फैल सकता है लोगों को, और ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों के लिए बड़ा ख़तरा बन सकता है। और यही वजह है कि कश्मीर में जो केसेस की तादाद है वो लगभग बढ़ती ही जा रही है, कहीं कोई ब्रेक नहीं लग रही है। लेकिन इसी सारे के बीच में कल ईद और ईद के हवाले से इंतज़ामात में आज जुम्मे
का दिन था और जुम्मे के दिन आज मेंबरों मसाजिद के मेंबरों महराब खामोश रहे। बड़ी मसाजिद में नमाज नहीं हो सकी, कहीं कहीं इक्का दुक्का खबरें हैं कि छोटी मसाजिद जो मोहल्ले गली में थी वहाँ में नमाज हो सकी, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग का आज सभी नमाजियों ने ख्याल रखा हुआ था। मसाजिद के अंदर घर से ही अपनी जाय नमाज लेकर गए हुए थे। अक्सर मसाजिद से यही हाल अहवाल बयान हुआ, लेकिन कल ईद नमाज नहीं होगी ये सरकार ने बताया है। और आज भी जिस तरह मसाजिद के बाहर गारत लगाई गई थी, पुलिस एहलकार तैनात थे, वहाँ के मार्केट्स को बंद रखा गया था, ये कल के हवाले से भी ऐसी ही खबरें आ रही हैं। ताहम वादी कश्मीर के कई इलाकों में लॉकडाउन भी था और कुछ इलाकों में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी खुद लोगों ने की। हालात वाक़ात बयान करते हुए कुपवाड़ा का नज़ारा, लॉकडाउन सरकार ने इम्प्लीमेंट किया था लेकिन लोगों ने दुकानें खोली थी और दुकानों को लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने के लिए पुलिस को ग्राउंड पे आना पड़ा और उसके बाद ये सूरत-ए-हाल वहाँ देखने को मिली। जहाँ तक कोविड का सवाल है, अभी केसेस बढ़ रहे हैं तो एहतियात करने की बहुत ज़रूरत है। ये सिर्फ लोगों की जो बचाव के लिए किया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि लोग कोऑपरेट करेंगे जिस तरह से उन्होंने पहले हमारे साथ कोऑपरेट किया है। या ईद की नमाज जो है वो घरों में पढ़ें, कोई गैदरिंग्स न करें, मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंस कायम रखें। तो मुझे उम्मीद है कि आगे दिन हमारे लिए अच्छे दिन आएंगे। ये कुपवाड़ा की सूरत-ए-हाल, लेकिन ज़रा बडगाम की सूरत-ए-हाल भी आपको दिखाते चले। बडगाम में लॉकडाउन बाजार में था, रूरल एरियाज़ की खबर वही कि खेत खलियान में काम हो रहा था और होना भी चाहिए, ज़रूरत है इकॉनमी को भी, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल ज़रूरी रखना है। और पुलवामा में भी दुकानदार दुकान खोलने की कोशिश कर रहे थे, इंतज़ामिया मुतहरिक हुई और दुकानदारों को, छापड़ी फरोशों को वहाँ पे हटा दिया, बताया कि लॉकडाउन है। और सूरत-ए-हाल पुलवामा की भी और की इस तरह की थी। रेडे वाले यहाँ से रेडे हटाए, सोशल डिस्टेंस को कायम करें। कमेटी दपान नसा ये लॉकडाउन जारी, ये नसा कहन डील कम अज कम पर बड़िस दोस 6 रेट खुद दुकान 5 रेट आज यूथ बोर्ड बोर्ड दो आज हम बोर्ड दो एडमिनिस्ट्रेशन मान दुकान करियो बंद ये बेकरी वाले 10-15 लाख सब्जी सारी बिचारों कर्ज फर्ज कर। पुलवामा, बारामूला, अवंतीपुरा, बांडीपुरा और गांदरबल सभी इलाकों से मिला जुला रद्द-ए-अमल, यानी कल के हवाले से कुछ दुकानें खुली कुछ बंद और कल के हवाले से जो ईद है उसकी तैयारियों के लिए आज इंतजामात किए गए थे। अक्सर लोग आज खाली जेब भी थे, पैसा बहुत कम लोगों के पास था, लेकिन फिर भी बहुत से लोग बिना खाली जेब के ही बाजार में घूमने फिरने निकल पड़े थे। गुजारिश ऐसे लोगों से कि घर बैठने से, दुकान में घूमने से बेहतर आप घर में रहिए, बाहर मार्केट में बिना जरूरत के मत जाइएगा। लेकिन इस सारे के बीच में अब हम सियासत की बात तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन राजौरी लिए चलते हैं। राजौरी में भी लॉकडाउन था। जमशेद मलिक मेरे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। जमशेद, लॉकडाउन और बाकी मामलात, क्या सूरत-ए-हाल राजौरी और पुंछ की दोनों अजला पे आपकी नजर है? क्या है सूरत-ए-हाल वहां की? जी सनम, लगातार राजौरी और पुंछ में कोविड-19 के केस बढ़ना शुरू हो गए हैं, जिसके बाद इंतजामिया की तरफ से राजौरी में पिछले 1 महीने से लगातार लॉकडाउन देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिन से पुंछ को भी पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया गया है क्योंकि वहां से भी पॉजिटिव केस आने का सिलसिला शुरू हो गया। और आज जुमे का दिन था और कहीं भी मसाजिद में नमाज अदा नहीं हो सकी, जिस कारण लोगों में भी काफी अब गुस्सा भी देखने को मिला क्योंकि लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि ईद का त्यौहार देखते हुए इंतजामिया पुंछ को चाहिए था कि कुछ राहत बाजार में जरूर दी जाती ताकि लोग ईद के लिए सामान खरीद सकते, क्योंकि पुंछ कंप्लीट तरह लॉकडाउन कर दिए गए। इसके बाद अगर राजौरी की बात करें तो राजौरी में किराना शॉप और सब्जी वालों और साथ में दूध या मिठाई वाली दूध वाली दुकानों को या गोश्त की दुकानों को खुलने की इजाजत 2-2 घंटे तक जरूर दी गई है। पुंछ से बिल्कुल कंप्लीट लॉकडाउन है और ईद की वजह से लोगों को सामान तक खरीदा नहीं जा सका, जिससे लोगों में काफी गुस्सा भी जताया इसको लेकर। उनका ये कहना था कि ईद को देखते हुए इंतजामिया को कुछ टाइम के लिए जरूर राहत देनी चाहिए थी लोगों को, मगर पुंछ मैं जमशेद सवाल ये जानना चाहूंगा, क्या वहां के लोगों को पता नहीं है कि तूफान है, कहर है, ये कोविड है, ये ईद वगैरह नहीं देखता है, तो फिर भी लोग बाहर निकलना चाहते थे?
जी जनाब, बिल्कुल ये जरूर है कि ये कहर जरूर है, मगर जिस तरह की गाइडलाइन लोगों की तरफ से भी शिकायत होती है कि अगर कहर है तो कहर सिर्फ बाजार में नहीं है या सिर्फ मसाजिद में नहीं है कहर। जिन इलाकों में अगर ये एक लॉकडाउन लगाया गया, लोगों में बड़ी तादाद लोगों की दाएं बाएं गिरदोनवा में देखी जाती है, इन इलाकों में वो सख्ती नहीं बरती जाती। हालांकि पुंछ के राजौरी की अगर हम बात करें तो राजौरी में काफी सख्ती बरती जा रही थी। आज जुमे के त्योहार को देखते हुए काफी बड़ी पैमाने पर आज बंदिशें आयद की गई थी पहले के मुकाबले में। हालांकि मार्केट यहाँ जरूर खुली हुई थी, मगर लोगों की तरफ से ये सवाल भी उठाए जाते हैं कि अगर मार्केट खोली जाती है तो वहां भी लोगों का भीड़ जमा होती है, वहां कोविड-19 के कहर नहीं है, और मसाजिदों में क्यों कोविड-19 को लेके बंद कर दी जाती है? क्योंकि आज भी मसाजिद के बाहर पुलिस गार्ड काफी बड़ी तादाद पे खड़ी की गई थी, तमाम मसाजिद बंद रखी गई। और अगर हम ये कहें कि राजौरी पुंछ में किसी भी मसाजिद में आज जुमा की नमाज नहीं हुई। जी सर। जमशेद, मसाजिद में नमाज नहीं हुई। चक्का दी बाग आप गए हुए थे 2019 अप्रैल, याद होगा, चक्का दी बाग बंद हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान ताल्लुकात में। कैसा है माहौल वहां का? वैरानी है या कहीं कोई खुशी की कोई बात है? कोई ऐसा मामला देखने को मिल सकता है? जिस समय चक्का का बाग का टूर हमने किया, वहां पूरी तरह वो इलाका वीरान हो गया जो कभी पूरी तरह हरा भरा नजर आता था। चाहे गाड़ियों की बात करें या मजदूरों की, बड़ी तादाद में वहां मजदूर काम करते थे। मगर 2019 अप्रैल में चक्का का बाग में दोनों मुमालिकों में दरमियान होने वाली तजारत ठप कर दी गई थी। उसके बाद बड़ी तादाद में वहां के मजदूर जो है बेरोजगार हो गए, और आज वो पूरा इलाका वीरान नजर आ रहा है जहां कभी चहल पहल होती थी। क्योंकि दोनों मुमालिक में लाइन ऑफ कंट्रोल पर काफी अरसा से कशीदगी बरकरार थी, मगर उसके बावजूद लाइन ऑफ कंट्रोल पे चक्का बाग में कारोबार चलता रहता था। मगर एनआईए की रेड के बाद या कुछ शिकायतों के बाद इसको ट्रेड को बंद कर दिया गया था। मगर आज भी लोगों की तरफ से मांग जरूर की जा रही है कि चंद लोगों की गलती की वजह से पूरा ट्रेड बंद कर दिया गया, जिससे लोगों को काफी नुकसान भी। हालांकि अगर ट्रेडर की बात करें तो ट्रेडर का भी ये कहना है कि इनका पैसा चाहे उस तरफ हो या उनका इस तरफ हो, काफी बड़ा पैसा एक दूसरे की तरफ पड़ा हुआ है जो वापस नहीं आ पाया। क्योंकि ये इन दोनों जो ट्रेडर होते थे, इनकी एक मीटिंग होती थी चक्का के बाग में दोनों तरफ के ट्रेडर की, उसके बाद लेन देन का हिसाब होता था। लगभग एक हफ्ते में 7 करोड़ रुपए का यहाँ बिजनेस होता था हर हफ्ते में। मगर चक्का का बाग में उससे 200 से ज्यादा लोग मजदूर ऐसे थे जिनका रोटी रोजी चलती थी। इस चक्का के बाग में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के जो लोग थे, मगर जब से ये बाग बंद हुआ है उसके बाद ये पूरी तरह वीरान पड़ चुका है, और यहाँ आज पूरा एरिया पूरा खाली पड़ा हुआ है। कोई चहल पहल किसी तक दूर दूर तक नजर नहीं आती लोगों की, और ये पूरा एरिया आज वीरान पड़ा हुआ है। लॉकडाउन की सूरत बहुत शुक्रिया जमशेद मलिक। और जमशेद मलिक ने जिस तरह हमें बताया कि चक्का दे बाग की जो सूरत जमशेद मलिक ने बताई, 2019 का अप्रैल का महीना था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात एक उस नहज पे पहुंचे थे जहां से वापस मुड़ने के कम इम्कानात दिखाई दे रहे थे, और तब चक्का दे बाग से होने वाली आर पार की तिजारत को रोका गया। रोजाना औसतन बताया जाता है कि 1 करोड़ का बिजनेस इस आर पार की तिजारत से किया जाता था। लेकिन तब से लेके अब तक, यानी 2019 से लेकर अब तक, इस चेकिंग पोस्ट से, इस क्रॉसिंग पोस्ट से कोई भी तिजारत नहीं हो सकी है। यहाँ का ठेकेदार अब परेशान है, यहाँ चक्का दिबाग पे जो मजदूर लोग थे वो परेशान है। रोजी रोटी का वसीला ख़त्म हो चुका है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, दो पड़ोसियों के, दो भाइयों के ताल्लुकात में जो तलखी आई है, वो तलखी हर किसी को परेशान कर रही है, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के रहने वाले लोग हो या लाइन ऑफ कंट्रोल पर काम करने वाले लोग। लेकिन इस सारे के बीच में सियासत, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सियासत में मामला कश्मीर का भी, और कश्मीर की सियासत में 5 अगस्त के पिछले साल की तारीख, और 5 अगस्त की तारीख के बाद कुछ तारीख के नए अवराक भी लिखे गए हैं, और उन्हीं अवराक में मेन स्ट्रीम लीडरान की गिरफ्तारी भी है। महबूबा मुफ्ती भी गिरफ्तार हुई थी, उमर अब्दुल्ला भी गिरफ्तार हुए थे, फारूक अब्दुल्ला भी गिरफ्तार हुए, सज्जाद गनी लोन भी गिरफ्तार हुए थे, दूसरे सभी लीडरान लगभग गिरफ्तार हुए थे। और आज सज्जाद गनी लोन को करीबन 1 साल के बाद रिहाई भी नसीब हुई है। सज्जाद गनी लोन को पिछले साल 5 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद उन्हें श्रीनगर के SKICC में भी रखा गया था, उससे पहले उन्हें MLA हॉस्टल में भी रखा गया था, और उसके बाद उन्हें चर्च लेन में अपने घर में, सरकारी जो घर है उनका, उस पर हाउस अरेस्ट रखा गया था। लेकिन आज उनकी रिहाई के अहकाम जारी किए गए और आज से वो आज़ाद हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती के लिए अगले 3 महीने का डिटेंशन पीरियड बढ़ाया भी गया है। महबूबा मुफ्ती भी पहले कैद थी, उसके बाद उन्हें श्रीनगर में उनकी रिहाइशगाह पर हाउस अरेस्ट रखा गया था, और पिछले कुछ दिनों से खबरें ये भी आ रही थी कि महबूबा मुफ्ती को रिहा किया जाएगा। लेकिन आज अगले 3 महीने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर उनको डिटेंशन के ऑर्डर्स नए दिए गए हैं। और इसी हवाले से मेरे साथ मेरे सीनियर साथी हिलाल हंजूरी सारे मामले पर नजर रखे होते, PDP हलकों से बात करे थे। हम हिलाल से जानना चाहेंगे क्या है PDP हलकों की इस पर राय। हिलाल,
आपको मालूम है महबूबा मुफ्ती के 3 महीने का डिटेंशन जो है वो एक्सटेंड हुआ है, क्या कहते हैं पीडीपी के हल्के? देखिए सनम, जिस तरह से पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती पर जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है उसे एक्सटेंड किया गया है फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स के लिए, तो इस वजह से अब जम्मू कश्मीर के अंदर या ख़ासतौर पर कश्मीर वैली के अंदर जो उनका पार्टी कैडर है, माना जा रहा है कि उन्हें एक तकवीत मिल जाएगी, एक मजबूती मिल जाएगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जब हम देख रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती का जो माउथ पीस अब उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती बनी हुई है और उनके स्टेटमेंट्स जिस तरह से आए हैं कि वो स्टेटहुड उन्हें नहीं चाहिए और उसके साथ साथ स्पेशल स्टेटस ही और स्पेशल से कम किसी पर वो इत्तेफाक करने वाले नहीं है, क्योंकि ये उस खबर के या उस बयान के रिएक्शन में आया जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पहले कहा था और कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद ने भी कहा था कि यहाँ पर स्टेटहुड जो है वो रेस्टोर होना चाहिए। क्यों, हालांकि गुलाम नबी आज़ाद ने स्टेटहुड के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराने की भी बात कही थी और वज़ीर आज़म से मुलाकात की थी, लेकिन उसके बरक्स अगर पीडीपी का नुक्ते नज़र देखेंगे तो पीडीपी खीमे से जो भी बयान आया, चाहे वो नईम अख्तर इंद्रावी का बयान था कि एक रेजिस्टेंस पॉलिटिक्स पर फिर जो पीडीपी है वो गामजन हो जाएगी और रेजिस्टेंस पॉलिटिक्स का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो एहतिजाज के आसपास सोच सकते हैं। उमर अब्दुल्ला का जो इंटरव्यू एक कौमी रोजनामे में आया है जिसमें उन्होंने कहा कि वो जो एहतिजाजी पॉलिटिक्स है उस पर वो बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि वो यही कहते हैं कि अगर उनका बेटा एहतिजाज करने के लिए नहीं जाते हैं तो वो किसी और के बेटे को उस चीज़ के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। लेकिन कश्मीर के अंदर एक सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स जो है वो काफ़ी वक्त से चली आई है और आज की डेट में भी ये पॉलिटिक्स यहाँ पर साफ नज़र आ रही है और इस पॉलिटिक्स में आज पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का पब्लिक सेफ्टी एक्ट एक्सटेंड हो जाना कहीं ना कहीं पीडीपी के लिए एक रिवाइवल बन सकता है, क्योंकि पीडीपी बाकी जमातों के मुकाबले में आज दूसरे दिशा में दूसरी लाइन पर खड़ी नज़र आ रही है, क्योंकि पीडीपी वही चाहती है जो साल 2019 में 4 अगस्त की तारीख को स्टेटस जम्मू कश्मीर का था। लेकिन क्या पीडीपी उस मिशन को कामयाबी के साथ हासिल कर सकते हैं, ये ऐसे सवालात हैं जो हर कोई उठाता है, क्योंकि एक सिंगल पार्टी ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन का भी आज उनकी रिलीज को भी देखेंगे, हालांकि उन्होंने भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ अभी तक नहीं किया है, क्योंकि जो 370 के साथ साथ जो स्टेटहुड की रेस्टोरेशन के हवाले से जो पिछले कुछ दिनों से बयानात आ रही, तो उसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने भी यही कहा था कि उन्हें स्टेटहुड काफ़ी नहीं है, यानी स्टेटहुड पर वो इक्तिफा नहीं करेंगे, बल्कि वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो ऑटोनॉमी है यानी 370 के तहत या 35A के तहत जो उन्हें इख्तियारात हासिल थे, जो स्पेशल स्टेटस था, उन्हें वही बहाल हो जाना चाहे। तो इस वजह से उन्हें भी आज रिलीज़ किया गया, क्योंकि अब सियासी मुबसरीन ये भी कहते हैं कि आखिर अगर महबूबा मुफ्ती इसकी जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है उसको एक्सटेंड क्यों किया गया, क्या इसकी यही वजह है कि जो इल्तिजा मुफ्ती पिछले कुछ दिनों से बयान देती आई है और जिसमें उन्होंने ये साफ कह दिया है कि वो 370 से कुछ उन्हें चाहिए ही नहीं या उस पर इक्तिफा नहीं करेंगे, क्या ये उसी का रिजल्ट है? और अगर ये उसका रिजल्ट है तो फिर सज्जाद गनी लोन की रिलीज कैसे हो पाई है? बहुत शुक्रिया मीर हिलाल हांजूरी ने जिस तरह बताया कि कुछ न कुछ फ़ायदा पीडीपी को से ज़रूर मिले, और साफ जाहिर है कश्मीर में जो लोग जेलों में रहते हैं या हो जाते हैं उनके लिए फ़ायदे की बात होती है। लेकिन जहां सज्जाद गनी लोन की आज रिहाई हुई है, वहीं वादी कश्मीर में श्रीनगर में बहुत से लोग आज हमसे मिल रहे थे। वो लोग हमसे मिले जिनके बच्चे मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कैद हैं, जेलों में कैद हैं, वो भी आज हमसे ये बात पहुँचाना चाहते थे कि सज्जाद गनी लोन रिहा हुआ, उनके बच्चे क्यों नहीं हो रहे। सज्जाद गनी लोन अगर श्रीनगर में था, उनके बच्चे मुल्क की दूसरी जेलों में, मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों की जेलों में, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में, हरियाणा में है, झारखंड में, उत्तराखंड में कश्मीरी बच्चे हैं। और मामूली केसों की नवियत उनकी बता रहे थे, उन नवियत के केसों में जमानत कब की हो सकती है, लेकिन 1 साल हो गया उन्हें वापस न लाया जा रहा है, न उनकी रिहाई हो रही है। और बहुत से वालिदैन हमें बता रहे थे कि रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर तक की अपील पहुँचाई जाए कि उनके बच्चे भी इंसान हैं और उन्हें भी वापस या अपने बच्चों को देखने का हक ज़रूर है, उन्हें वापस लाने के लिए इक़दाम उठाए जाएँ। लेकिन इन्हीं सभी पहलुओं में आपको नाज़रीन बताते चलें कि इफ़ादुल मुज्तबा जम्मू कश्मीर की एक वो शख्सियतें जिनका एक अपना नाम है, मुकाम है। जम्मू कश्मीर पुलिस में खिदमात अंजाम देने के साथ साथ उन्हें पिछले एक दिनों पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर भी नामजद किया गया था, और सईद इफ़ादुल मुज्तबा ने आज बाज़ाब्ता तौर पर पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर के बतौर ओहदे और राजदारी का हलफ भी लिया। श्रीनगर में एक छोटी सी तकरीब के दौरान ये ओहदे और राजदारी के हलफ उन्हें दिलाया गया, और इस दौरान लोगों ने उम्मीद का इज़हार भी किया कि सईद इफ़ादुल मुज्तबा ने जिस तरह पुलिस रिफॉर्म्स और पुलिस में अपनी सर्विसेज के दौरान लोगों की खिदमत दी हैं, इंसाफ के तकाजे पूरे किए हैं, यहाँ पर भी ऐसा करेंगे। Do swear in the name of God that I will bear true faith and Kashmir without fear or favor,
affection or ill will or shall become known to me as member of the commission, except as may be required. सईद इफ़ादुल मुश्तबा, जिनसे उम्मीद, लेकिन कभी उम्मीद श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से भी थी, मेयर से भी थी, कॉरपोरेटरों से भी थी, लेकिन इस उम्मीद का क्या हुआ वो हम बहुत से लोग जानते हैं। श्रीनगर में बिला ज़रूरत या यूं कहें नाजायज़ तामीरात का एक पहाड़ खड़ा हुआ है और उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पे श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर ऑफिस, डिप्टी मेयर या दूसरे इदारों की तरफ से इजाज़तनामे भी इजरा किए गए हैं और उन इजाज़तनामों पर लोग तो सवाल उठाते हैं। लेकिन श्रीनगर के जवाहर नगर के इलाके में आज एक बड़ी इमारत को सरबमोहर भी किया गया श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारों की तरफ से, और यहाँ पे यही बताया गया कि ये इमारत जो बन चुकी है या बन रही आखिरी लम्हात में, आखिरी मराहिल में है, इसके लिए जो इजाज़तनामा दिया गया था उससे ये कई ज़्यादा डिविएट हो भी चुकी है। और उस दौरान ये भी यहाँ पे मालूम हुआ कि जब श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदार यहाँ इसको सरबमोहर करने गए तो यहाँ बड़ी बड़ी सिफारिशें भी आने लगी। बीजेपी की एक लीडर भी यहाँ आई थी, ये वही लीडर जो कभी बंदूक उठाने की बात करी थी, वो भी यहाँ पे आके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारों के काम में रुकावट डालने की कोशिश करी थी। ताहम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अब बदल चुकी है, क्योंकि न मेयर है न वो सियासतदान है जो रोड़े अटका रहे थे, और डायरेक्ट कमिश्नर पूरी तरह से नज़र रखे हुए था। और इस दौरान आज इस इमारत को सरबमोहर भी किया गया और मुकामी लोगों का इल्ज़ाम था कि जवाहर नगर का इलाका रेजिडेंशियल इलाका है और रेजिडेंशियल इलाके में बड़े बड़े कम्प्लेक्स जो बनाए गए हैं जो न सिर्फ माहौलियात के लिए बड़ा ख़तरा है, बल्कि अगर कभी यहाँ ज़लज़ला या कोई सी ऐसी सूरत हाल आ जाती है तो फिर इलाके के लोगों के लिए वबाली जान भी बन सकता है। इस इमारत को सरबमोहर करने से पहले ये भी मालूम हुआ कि इमारत बड़े आदमी की है और ये बड़ा आदमी बड़ी पहुँच रखता था और बड़ी पहुँच रखते हुए आज भी ये बड़ी पहुंच का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन आज एक भी ना चली। बेसिकली जो ये बिल्डिंग है इसको परमिशन था, इसको जून में परमिशन इशू हो गया था, ये से बेसमेंट, ग्राउंड और 4 फ्लोर्स, और उसके बाद इसको अक्टूबर में नया परमिशन हो गया है एक्स्ट्रा फ्लोर। तो फिर यहाँ जब ये काम हो गया था, शुरू हो गया था कोविड के बाद, कोविड से पहले भी जो ये बिल्डिंग का काम शुरू हो गया था, इससे पहले नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में, तो यहाँ हमसायों की हमें यहाँ कंप्लेंट आ गई है कुछ 5-10-15 दिन पहले। तो इसमें इन्होंने ये कहा कि भाई ये जो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा फ्लोर वाली बिल्डिंग जो बन रही है ये तो कॉलोनी के ख़िलाफ़ है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो बिल्डिंग है वो इतनी हाइट की नहीं है, और दूसरा ये कारण है इसमें वायलेशन की है। और फिर कमिश्नर ने एक टेक्निकल टीम बनाई है, कॉरपोरेशन की, इसमें जॉइंट कमिश्नर प्लानिंग थे। जॉइंट कमिश्नर प्लानिंग ने यहाँ वो खुद आके इसमें बाज़ाब्ता इसका मेजरमेंट किया है, और जब मेजरमेंट किया इसको लगा कि यहाँ इसमें फ्लोर में वायलेशन हो गई है। फिर इसने इंक्वायरी कमेटी बनाई है कमिश्नर ने, तो तब तक इसको ये कहा गया कि भाई अब काम मना करो, लेकिन कुछ ये 20 तारीख को इसका ये एविडेंस ऑर्डर आया है, 20 तारीख को, 20 इस मंथ को, ये मंथ जो चल रहा है जुलाई, लेकिन फिर इस पार्टी ने फिर दोबारा काम शुरू किया एविडेंस ऑर्डर होने के बावजूद भी। तो यहाँ पर जो एडिशनल जो हाउस होल्डर्स ने ऑब्जेक्ट किया है इस भाई अगर एविडेंस ऑर्डर है तो ये काम ऐसे कैसे शुरू किया है, तो इस बिना पर हम इसको। और अब मौसम का हाल, शाम गए श्रीनगर में भी कुछ हल्की हल्की बारिशों का इम्कान नजर आ ही रहा है, लेकिन रात को जोर की बारिशें हुई और इन जोर की बारिशों के दौरान तूदे भी गिराए और श्रीनगर बारामूला शाहरा को बंद भी होना पड़ा। तूदे गिराए थे और इन तूदों की वजह से शाहरा को बंद किया गया। ताहम आज इंतजामिया और बीकन या दूसरे इदारे सारे हरकत में आए और शाहरा को खोल भी दिया। ट्रैफिक की आमदरफ्त को ऊडी और बारामूला के दरमियान बहाल भी किया गया। शाहरा बंद हो चुकी थी, आज सुबह खोली गई, लेकिन श्रीनगर की एक प्राइवेट लेबॉर्ट्री जो कोविड के टेस्ट करती थी उसने कल से अपनी दुकान बंद कर दी है। दुकान बंद करने की वजह कल उसने तो नहीं बताई, लेकिन सोशल मीडिया पर उनका जो पेज, उनका जो प्रेस रिलीज आया है उसमें बताया गया है कि सरकार ने जो रेट्स जो हैं वो 2400 की हैं, इस वजह से वो नहीं कर रही हैं। ये प्राइवेट लेबॉर्ट्री वाला कितना लूटता है, शायद इसकी मिसाल और कहीं नहीं मिल सकती है। मुकामी लोग यही बता रहे थे कि ये टेस्ट की कीमत 4800 रुपये लेता था, सरकार ने
पब्लिक शो कर दिया, तो अब अपनी मनमानी या सरकार को ब्लैकमेल करने के लिए इसने ये टेस्ट करना बंद कर दिए हैं। और जिन लोगों ने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन की थी वो लगातार हमें आज ये बताते रहे कि सरकार के अब तक के ये फ़ायदा लेने वाला, सरकार से अब तक ये फ़ायदा लेने वाला ये प्राइवेट लैब अब क्यों बंद हुई, वक्त पे जब ये ज़रूरत नहीं आई तो सरकार इसको खोलने की क्यों इजाज़त देगी, आगे भी बंद ही रखा जाए, ये लोग बता रहे थे। और हेल्थ अथॉरिटीज़ तक ये बात पहुंचाते हुए अपील कर रहे थे कि जो इन हालात में मनमानी करता है, जो नाजायज़ मुनाफाखोरी इन हालात में करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। तो फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट से बस इतना ही। मुझे मेरे साथी समीर वानी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।